मैंने कहा कि लार्जर इंटरेस्ट में बहुत कुछ कहना पड़ता है। मैं इस सब के बावजूद कहूंगा, इस सब के बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि ये जो मोमेंटम आपने 2014 में बनाया था और जो कुछ आपने रिजल्ट दिए थे, इस रिजल्ट से दो चीजें साफ निकलती हैं। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। 2014 से सत्ता में जो आए वो तो ठीक है, किसी को तो आना था। 2014 के रिजल्ट से शांति प्रिय धर्म के लोगों में दहशत बैठ गई है। और किस लिए? इसलिए नहीं कि मोदी आ गए हैं, कोई और होता वो भी आ जाता। आज़ाद भारत के किसी चुनाव का भी आप एनालिसिस कर लीजिएगा। आज़ाद भारत में आपने पहली बार वोट हिंदू होकर दिया है। आपने जाति के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे बट के नहीं दिया है। शायद यही वजह है कि दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल सिर्फ एक ही एजेंडे में लगे हुए हैं कि 14 के मोमेंटम को तोड़ दो किसी तरीके से। अगर ये मोमेंटम टूटा तो कई सौ सालों बाद मौका मिलेगा आपको। तो आप 1000 साल और 800 साल और 200 साल सब मिला लें तो अपनी कमियां तो थी आपकी। अगर वो कमी किसी कारण से भी 2014 में दुरुस्त हो गई है तो उसको टूटने मत दीजिएगा। मेरा सिर्फ आपसे ये नहीं था। अगर कमी है या कमी थी तो हमारे आदमी में थी, उसका गलेवान पकड़ के हम उस कमी को दूर करा सकते हैं। इसलिए कि अगर हमने उसको छोड़ दिया तो जो बाकी हैं उनके चेहरे आपको पूरी दुनिया में सबको पता है। वो कौन लोग हैं जो इस देश के वर्तमान सत्ता को, इस देश में सेंटर की हुकूमत वो चाहते हैं कि आए तो, लेकिन इतनी कमजोर हो कि हमारे टर्म्स पे काम करे। इसीलिए माजिद मेनन का नाम सुना है आप लोगों ने? माजिद मेनन मुंबई के एक बड़े वकील हैं, एनसीपी के राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मूर्ख नहीं हैं। आप उन्हें उन लोगों से तुलना नहीं कर सकते जो टेलीविजन पे छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के बैठते हैं। आप उनसे तुलना नहीं कर सकते। आप बड़े ज़हीन हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं। उन्होंने बाकायदा टेलीविज़न पे आके कहा कि मुसलमानों ने 2019 के लिए, ये देखिए, हो सकता है कि आप लोगों से कुछ चीज़ें छूट जाती हों। मैं उस प्रोफेशन में रहा हूँ इसलिए मुझे चीज़ें याद भी रहती हैं, मैं कनेक्ट भी करता हूँ। उन्होंने साफ साफ कहा ये बात कि जो गलती हमसे 2014 में हो गई है वो 2019 में रिपीट ना हो। और हमने 200 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को चिन्हित किया है जिसमें हो सकता है कि उस जगह मुसलमान खुद न जीते, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर कोई जीतेगा भी नहीं। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? कुछ इस बात से नाराज हैं कि एससी एक्ट पे कुछ हो गया है, कुछ किसी और बात से नाराज हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये बात कोई बोलेगा नहीं आपको। वर्तमान सरकार को जो इस सरकार के दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोदी रहेगा या नहीं रहेगा। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 2014 में ये सरकार डिसमेंटल हो जाए और ऐसे हालात रहें कि हम वो ऐसी सरकार लाएं कि हमारे कहने से कम्युनल वायलेंस बिल बने, जिसको आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है। यूपीए सरकार चली गई, 2 महीने और रुकती तो लोकसभा में जो बिल आने वाला था उससे रूह कांप जाएगी। आप लोगों की रूह कांप जाएगी। हर हिंदुस्तान के हिंदू की जो बिल आने वाला था, जिसको बनाने वाले लोग महान लोग थे। तीस्ता सितिलवाड़ का नाम बहुत सुना होगा आपने, मंजर साहब, ऐसे ऐसे लोग थे कि आप सोचेंगे कि इन्होंने हमारे लिए बिल बनाया था। वो बिल आता तो क्या होता। और एक बात ध्यान रखिएगा, सत्ता में जब कोई आ जाता है ना
फिर वो मनमानी अपनी करता है। आप लाख रोते रहिए, आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, आंदोलन से नहीं होने वाला। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस वक्त मोदी के जो खिलाफ हैं उनकी चिंता नहीं है मुझे, जो मोदी की सपोर्ट में खड़े हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि नाराजगी रखो, लेकिन इस हद तक न रखो कि अपनी चीज खो बैठो। लिहाजा खतरे को समझिए। आपको बाहर से जितना खतरा है उससे 1000 गुना खतरा अंदर से है। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको कब पता चलता है? जब आपके पड़ोस में धमाका हो जाता है, जब अजमेर में हंगामा हो जाता है, जब संभल में हंगामा हो जाता है, जब कैराना से लोग भागने लगते हैं, तब आपको लगता है अच्छा ये वजह है इसलिए भाग रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के पास भागने की कुछ जगह होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपके पास दूसरी जगह नहीं है। आपके पास दूसरी जगह नहीं है सर। जो म्यांमार से भागता है वो भी यहां आता है, जो पाकिस्तान से भागता है वो भी यहां आता है, जो बांग्लादेश से भागता है वो भी यहां आता है। तो आपके पूर्व में 17 करोड़ लोग, पश्चिम में 20 करोड़ लोग, और इस देश के अंदर कुल मिलाकर के 23 करोड़ लोग, आप छोटे मोटे खतरे से नहीं घिरे हुए हैं। और जो लोग टेलीविजन पे आकर के औरंगजेब को कहते हैं कि वो वली अल्लाह था, उसने भारत को ये दिया, आप सोचिए कि वो जो लोग अभी चंद दिन पुराने इतिहास को गुमराह करके टेलीविजन पे झूठ बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो ज़रा सोचिए, उनकी ताकत का अंदाज़ा लीजिए, उनकी एरोगेंस का अंदाज़ा देखिए कि वो किस तरीके से लगातार उन चीज़ों को जिन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने इस देश को लूटा है। अभी तमाम सारे वक्ताओं ने औरंगजेब की तारीफ में बड़े बातें कही, क्या क्या किया है। तो ये औरंगजेब की रोड को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने का इंतजार कर रहा था ये समाज। क्या बाबरी मस्जिद को आपने सुप्रीम कोर्ट से पूछ के तोड़ा था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन आज ही के अखबार की एक हेडिंग है, आपको शर्म आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी में क्या है? एक अल्तमश कबीर नाम का चीफ जस्टिस हुआ करते थे, वो रिटायर हो गए। अल्तमश कबीर साहब जिस दिन रिटायर हो रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा,